सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खड़ा तो हो चुका था, पर अभी भी उसके अंदर कुछ कमियां देखी जा रही थी। ये कमियां ये थी कि कुछ सोशल ग्रुप्स जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरियां बना रखे थे। अब आखिर ऐसा क्यों था कि उन्होंने दूरियां बनाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, जो कि एक नेशन वाइड मूवमेंट था? तो चलो पता लगाते हैं आखिर क्या कारण था। तो चलो देखते हैं आज का हमारा वीडियो, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो बच्चों, हम इस टॉपिक के ऊपर उतरे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है ना वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और डाइवर्सिटी के अंदर हमें कई सारे सोशल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इन सोशल ग्रुप्स के अंदर हम बात कर लेते हैं हिंदू सोसाइटी की। ठीक है, हिंदू सोसाइटी ने हमेशा से ही कई सारी कह सकते हैं डिवाइड कर रखा है अपनी पूरी सोसाइटी को, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर जो है उन्हें हम कहते हैं हायर कास्ट हिंदूज, और सबसे नीचे पायदान के ऊपर आते हैं अनटचेबल्स। ठीक है, अब जिसके पास पावर आएगी उस पावर का वो यूज तो करेगा ही करेगा, और किसके अगेंस्ट में करेगा? जो उससे पावर में कम है या फिर उससे स्टेटस में कम है। यह देखा जाता था कि ये जो हायर कास्ट हिंदूज होते हैं वो अनटचेबल्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। कहां के लिए? कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते, वो पब्लिक वेल से पानी नहीं ले सकते, टैंक्स से पानी नहीं ले सकते, रोड्स का यूज नहीं कर सकते, स्कूल्स में पढ़ाई भी इवन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो अनटचेबल है। और इन हायर कास्ट हिंदूज के इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण ही अनटचेबल्स को ये लगने लगा कि हम सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं, हम इस सोसाइटी से अलग हैं। तो एक आंसर तो मिल चुका है, एक रफ आंसर हमें मिल चुका है कि आखिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं ज्वाइन किया होगा, या फिर ऐसे मूवमेंट उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किए होंगे? क्योंकि वो अपने आप को सोसाइटी से अलग समझते थे। कारण क्या था? कारण थे ये सनातनीज, हायर कास्ट हिंदूज को ही हम सनातनीज के नाम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है 1900 के अंदर। 1900 से ही अब सभी सोशल ग्रुप्स का विचार बदलने लग गया था अपने ग्रुप को लेके। क्यों? सबको अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर करना था, अपने आप को अलग बताना था दूसरे सोशल ग्रुप से। होना क्या लगा कि 1900 के बाद अब लोग पढ़ने लग गए थे। ठीक है, उनके पास एजुकेशन नॉलेज का एक्सेस आने लग गया था, उन्हें ये समझ में आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो कई सारे ऐसे प्रयास किए जाने लग गए थे अनटचेबल्स के द्वारा, जिससे वो समाज में अपना जो स्टेटस है उसे सुधार सके। 1930 वो दौर था जब इंडिया के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो चुकी थी। हमारे पास इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, हमारे एग्रीकल्चर फेल होता जा रहा था, रेवेन्यूज बढ़े हुए रेंट, साथ ही साथ कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर हमने साइमन कमीशन देखा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक हो चुकी थी, सॉल्ट मार्च भी हो चुका था। इन सभी के बाद अब अनटचेबल्स को यह लगने लगा कि हमें भी तो कुछ काम करना होगा, हमें भी कदम आगे बढ़ाना होगा, और सोसाइटी के ने ही हमेशा से हमें पीछे धकेला है। सोसाइटी के कारण ही हम आज दलित हो गए हैं, मतलब हम इस दल से इत हो गए हैं। दल प्लस इत, दलित का मतलब होता है दल प्लस इत, दल मतलब होता है ग्रुप, इत का मतलब होता है उससे अलग होना। समझ में आया? दल का मतलब होता है ग्रुप, इत का मतलब होता है अलग होना। यह है दलित का असली मतलब, कि वो इस दल इस ग्रुप से अलग हो गए हैं सोसाइटी के कारण ही। वो अपने आप को ऑप्रेस्ड समझने लग गए। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी नियति में नहीं है, ये सनातनीज के कारण हो रहा है, इन लोगों के कारण हो रहा है। अब बात की जाती है कि सर उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस ने इनकी इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस के अंदर हमें कई सारे सनातनीज मेंबर देखने को मिलते थे, हायर कास्ट हिंदूज हमें देखने को मिलते थे। इसी के कारण कांग्रेस को यह फियर था कि अगर हमने दलित्स को सपोर्ट किया, जो दल से इत है उनको अगर सपोर्ट किया, तो हो सकता है कि उन सनातनीज का सपोर्ट जो है वो हमसे छिन जाए। तो इसके कारण ही कांग्रेस जो है वो इन इश्यूज से दूर रहने की कोशिश करती थी। पर जब बात की जाती है महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि आखिर मैंने इतना मूवमेंट चलाया, इतने मूवमेंट्स वगैरह देखे करे, हिंदू मुस्लिम की दूरियां थी वो मैंने कम करने की कोशिश करी, पर अभी भी कोई कमी तो रह गई है। ये कमी यही है कि अभी भी हिंदू सोसाइटी अपने आप में ही विभाजन कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है, और यह डिवाइड देखने को मिल रहा था उन्हें अनटचेबल्स और सनातनीज के बीच। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अगर इस भेदभाव को हटाया नहीं गया तो आने वाले 100 सालों तक भी हमें कभी आजादी
नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी जी आगे आते हैं और महात्मा गांधी जी आगे आके कहते हैं कि आप अपने आप को दलित ना समझे, आप दलित नहीं हो, आप हरिजन हो। हरिजन का मतलब एक बार वापस देख लेते हैं। हरिजन का मतलब होता है हरि प्लस जन। हिंदी में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको वर्ड पता पड़ना चाहिए। हिंदी वर्ड से ही है दलित और हरिजन। हरि मतलब होते हैं लॉर्ड विष्णु, भगवान। जन मतलब होते हैं लोग, भगवान के लोग हो आप दलित नहीं हैं, आप भगवान के लोग हो, क्योंकि आप जो काम करते हो वो पूरी सोसाइटी में कोई नहीं कर सकता है। और लोगों को अगर ऐसा लगे कि आपके काम करने के कारण ही आप सोसाइटी से अलग होते हो, तो मैं भी यही काम आपको करके बता सकता हूं। महात्मा गांधी जी स्वयं खुद टॉयलेट साफ किया करते थे ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि यह काम मैं भी कर सकता हूं, कोई इसमें अलग वाली बात नहीं है। बस एक काम के जरिए हम इनको सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हैं। यह महात्मा गांधी जी ने लोगों को बताया। महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया कि इन सभी अनटचेबल्स को ज्यादा से ज्यादा टेंपल्स और पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड और स्कूल्स के अंदर एक्सेस दिलाया जाए, इनकी पहुंच को इंश्योर किया जाए। और साथ ही यह जो हायर कास्ट सनातनीज है ना, इनको अपने इस पाप को, इस सोच को, अनटचेबिलिटी को छोड़ना होगा। क्योंकि अनटचेबिलिटी के कारण हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी पीछे पीछे होती जा रही है। क्यों ब्रिटिशर्स हमें पिछड़ा हुआ मानते थे? क्योंकि हमने हमारी ही सोसाइटी के अंदर विभाजन कर रखा था और हमारी ही सोसाइटी के कुछ सोशल ग्रुप्स को हमने इतना इतना ऑप्रेस किया, इतना उन्हें प्रेशराइज किया, इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो अपने आप को हमारी सोसाइटी का पार्ट मानने से भी इनकार कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, इन सभी पापों को हमें हटाना होगा। उन्होंने परसुएट किया, उन्होंने अपर कास्ट के ऊपर प्रेशर दिया कि आप ऐसा ना करें। अब बात कर लेते हैं अनटचेबल्स की। तो महात्मा गांधी जी ने किया। अनटचेबल्स ने सोचा कि महात्मा गांधी जी अपने प्रयास कर रहे हैं, उचित है, पर अब जो है ना, टाइम बदल चुका है। अब हमें गवर्नमेंट के अंदर पावर लेनी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास पावर आएगी ना, तो हम ऑटोमेटिकली हायर कास्ट हिंदूज के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्व सीट्स चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमें हमारे दलित मेंबर्स के लिए। तो इन सभी डिमांड्स के कारण वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की राह में आगे बढ़ते रहे। अब बात की जाती है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन, तो अब किसी पॉलिटिशियन, किसी लीडर की भी तो हमें बात करनी होगी जिन्होंने हमारे इन दलित भाइयों को रिप्रेजेंट किया। तो बात की जाती है बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, माननीय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। अब बी आर अंबेडकर ने बोला कि ओके चलो ठीक है, सोसाइटी ने अभी तक जो किया ओके, पर अब ऐसा नहीं चलेगा, अब बदलाव हमें लाना होगा। और बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें संगठित, हमें ऑर्गेनाइज होना होगा। तो उसके लिए उन्होंने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाया 1930 के अंदर, और उन्होंने डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब डिमांड कहां करी होगी? अब ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे हुए होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और घर के लोगों से बात कर रहे होंगे, नहीं, वह पहुंचते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पे नए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा डिसाइड किया जाएगा। याद है लॉर्ड इरविन वायसरॉय ने यह कहा था साइमन कमीशन के, जब हम विरोध कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, तो वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पॉइंट रखते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो ब्रिटिशर्स को तो लड़ाने में मजा आता था, उन्हें तो यही चाहते ये लोग जितने ज्यादा लड़ेंगे ना उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। देखा जाए सोसाइटी में किसी पार्ट को अलग कर देना गलत है, पर ब्रिटिशर्स ने कहा ओके डन, आप कह रहे हो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, दे देते हैं। क्योंकि उन्हें पता था इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया नहीं, और एक अदर कम्युनिटी जिन्हें हम मुस्लिम कम्युनिटी जानते हैं जिसके नाम से, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करेंगे। ऐसे में हिंदुस्तान है ना, पूरा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में वो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रस्ताव होता है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, उसे वो मान लेते हैं। अब गांधी जी इंडिया आते हैं, गांधी जी इंडिया आते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और यरवाड़ा जेल के अंदर वो होते हैं। यरवाड़ा जेल के अंदर वो होते हैं, और उसमें उन्हें यह पता पड़ता है, पुणे में उन्हें यह पता पड़ता है कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रस्ताव लाए हैं कि सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए। यह सुनते ही महात्मा गांधी जी जो होते हैं वो भर जाते हैं एकदम भावनाओं से कि अगर मैंने इस सोसाइटी में कोई भी विभाजन देखा है तो वह विभाजन इस विभाजन से ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक बार सेपरेट इलेक्टेड दलित मेंबर्स को दे दिया गया तो वो हमेशा के लिए हमारी सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे और फिर कितने ही प्रयास हम क्यों ना कर ले वो कभी भी हमारी सोसाइटी में वापस नहीं आ पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि इस पूरे प्रस्ताव को कैंसिल करना होगा। यह बात पहुंचती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक कि महात्मा गांधी, हमारे देश के महात्मा ने यह कहा है कि यह चीज गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और पहुंचते हैं महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए। यरवाड़ा जेल पुणे में है, ठीक है, तो वो पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए और मिलकर उनसे बातचीत करते हैं और यह फैसला होता है कि हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे वो हम रद्द करते हैं, हमें किसी भी तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए और एक पैक्ट कर लेते हैं जिसका नाम था पूना पैक्ट, जो कि सितंबर 1932 के अंदर होता है। और उसके अंदर जो डिप्रेस क्लासेस होती है उन्हें प्रोविंशियल और साथ ही साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके अंदर रिजर्व सीट दे दी जाती है इन जनरल इलेक्टोरेट, मतलब जनरल जो सबके लिए है उसी इलेक्टोरेट से उन्हें चुनाव करने होंगे और उससे ही वो एक रिजर्व सीट तक पहुंच पाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं और हम यह जानते हैं कि चलो यहां पे यह मुद्दा तो शॉर्ट आउट हो ही चुका था। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सोसाइटी के एक दूसरे सोशल ग्रुप की जिसका नाम था मुस्लिम सोसाइटी। अब मुस्लिम सोशल ग्रुप जो है वो याद है आपको, जब अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला था उससे पहले खिलाफत इशू आया था, ठीक है। उस खिलाफत इशू के टाइम पीरियड में हमारे कांग्रेस और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने साथ मिलकर काम करने का एक वादा कर लिया था कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। पर आपको पता है खिलाफत इशू धीरे 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 खत्म हो गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो भी आपको पता है 1922 के अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण खत्म हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद अब महात्मा गांधी जो थे वो पूरी कांग्रेस से दूर से होने लग गए थे, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी बन गई थी और साथ ही कांग्रेस अब जो है विजिबली एसोसिएट हो रही थी हिंदू महासभा जैसे एक हिंदू ग्रुप से, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जितना ज्यादा सनातनीज का पावर हमारे पास होगा उतना ही ज्यादा हम इजीली मूवमेंट्स को रन कर पाएंगे। तो इस कारण से हिंदू महासभा से वो विजिबली एसोसिएट होती हुई दिख रही थी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक हिंदू संगठन या किसी भी एक रिलीजियस संगठन से जुड़ती हुई दिखेगी तो उसका साफ मतलब यही होगा कि वह जो पार्टी है वो इसी को ही सपोर्ट करने वाली है। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को यह लगने लगा कि अब हम क्या करें। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब जो है ना हमें कुछ अलग मांगना होगा, उस अलग मांगने से ही हम क्या कर पाएंगे, हम अपना एग्जिस्टेंस जो है वो साबित कर पाएंगे। अब होता क्या है कि कांग्रेस जो है वो तो दूर हो जाती है मुस्लिम लीग से। अब मुस्लिम लीग बोलती है कि हमें है ना, हमें भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की उस मांग को देखते हुए, राइट्स को देखते हुए होता यही है कि 1927 के अंदर एक अलायंस की कोशिश की जाती है, फिर से हमारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की एक अलायंस वापस से हम बना लेते हैं, ऐसी कोशिशें की जाती है। पर यह जो कोशिशें होती है उस कोशिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी कि आखिर हमें किस तरीके से फ्यूचर असेंबलीज के अंदर सीट दी जाएगी। तो अब मुद्दा बनता है, इशू बनता है, सारे लीडर्स जो आपस में सोचते हैं, विचारते हैं। उस बीच में मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना यह कह बैठते हैं कि हमें है ना सेपरेट इलेक्टेड नहीं चाहिए। अगर हमें सेपरेट इलेक्टेड नहीं चाहिए पर उसकी कंडीशन यही है कि हमें आपको रिजर्व सीट्स देनी पड़ेगी सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, एज वेल एज आपको जहां पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब जहां पे एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड है वहां पे भी आपको हमें रिप्रेजेंटेशन देना होगा। और बंगाल और पंजाब के अंदर हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इस पूरी कोशिशों के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारी सिचुएशंस को बनती है और एक पॉइंट पे आगे लगने लगता है कि हाँ हो सकता है कि शायद मुस्लिम और हिंदू जो संगठन है वो एक साथ आ जाए, कांग्रेस सब एक साथ आ जाए। पर ये सारी कहानी खत्म हो जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि 1928 के अंदर हुई थी, जिसमें एमआर जैकर ये कह बैठते हैं कि यह सारे प्रयास जो है
वो गलत है। मतलब वो सीधे तौर के ऊपर आलोचना करते हैं इन चीजों की, इन सभी लाइक जितनी भी असेंबली, जितनी भी ये करने की कोशिश कर रहे थे, संगठन बनाने की, वापस अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी की वो भरपूर आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि हम जो हैं वो हिंदू महासभा से एसोसिएटेड है। और ऐसे में जैसे ही मुस्लिम लीग को ये सारी बातें पता पड़ती है, वो समझते हैं कि अब हम इस पार्टी से वापस कभी भी अलायंस नहीं बना पाएंगे। और इसी कारण से जैसे जैसे टाइम बीतता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, तो मुस्लिम लीग कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है किसी भी मूवमेंट में जो कांग्रेस पार्टी चलाती है। और कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी ये देखा जाता है कि दोनों ही कम्युनिटीज के बीच, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच एक संशय का, एक सस्पिशन का माहौल बना रहा। मतलब एक दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर ही शक करती रही, और वही कहीं ना कहीं कारण बना हमारे इस देश के पार्टीशन का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और अगर सर दिल को छू जाने वाले वीडियोस बना रहे हैं तो आप स्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।